हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप कक्षा 8वीं के छात्र आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया बेहतरीन आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आपके पेपर एग्ज़ाम पास है जिसमें पीरियडिक टेस्ट 1 के क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं और इस सीरीज़ में कक्षा 8वीं का हिंदी का पेपर हम सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए, प्रश्न पत्र सोल्व करने का हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है। एक उद्देश्य ये है कि आप पेपर में बेहतर अपना रिजल्ट ला पाए, आप बेहतर परफॉर्म कर पाए। तो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपको 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो हम इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने से, हमारे प्रश्न पत्र को हल करने से हमारे क्लियर होते हैं। क्या क्लियर होते हैं? देखो, एक तो हमारा रिवीजन बहुत अच्छा होने लगता है। सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन करने का, हम क्वेश्चन पेपर सोल्व करें, जिससे कि हमारा पूरा जितना भी सिलेबस आ रहा है वो सारा रिवाइज हो जाए। जो हमने नहीं पढ़ा वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, जो हमने नहीं पढ़ा वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। और लास्ट जो तीसरा पॉइंट हमारा है, अप्रोच। पेपर को सोल्व करने की हमें अप्रोच आ जाए। हमारी अप्रोच सही होगी तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे अपने फाइनल एग्जाम में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बेहतरीन होंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना प्रश्न पत्र हल करना, जो कि पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय में पीरियडिक टेस्ट 1 में आ चुका है, PT1 में आ चुका है। कक्षा 8वीं का हिंदी का प्रश्न पत्र, जिसमें खंड का अपठित बोध में प्रश्न संख्या 1 कहती है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अपठित गद्यांश पढ़ लेते हैं। देखो, अप्रोच ये कहती है पहले हम 1 गो में अपना अपठित गद्यांश पढ़ेंगे, कहीं पर नहीं रुकेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन पर आने के बाद हम चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे, और चारों ऑप्शन में से अगर हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम अपना आंसर अपने आइडिया अनुसार, क्योंकि हमने 1 गो में पढ़ लिया था, तो पैसेज में अपना आंसर अपठित गद्यांश में ढूंढेंगे। अब अपठित गद्यांश पठित हो जाएगा, उसके बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर क्या लिखा था। तो आइए पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। सोमू बहुत समझदार और मेहनती था। वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर पेड़ पौधों को पानी देता, घर के छोटे मोटे काम करता और फिर स्कूल चला जाता। पढ़ाई में भी वह बहुत अच्छा था। उसके शिक्षक उसे हमेशा प्रोत्साहित करते थे। एक दिन एक गांव में एक प्रतियोगिता रखी गई, सबसे सुंदर बगीचा। सोमू ने भी इसमें भाग लेने का निश्चय किया। उसने अपने आंगन में तरह तरह के फूलों और सब्जियों के पौधे लगाए। वह रोज समय पर पानी देता, खरपतवार निकालता और पौधों की देखभाल करता। धीरे धीरे उसका बगीचा बहुत सुंदर और हरा भरा हो गया। प्रतियोगिता के दिन जब सभी लोग उसका बगीचा देखने आए तो वे देखकर दंग रह गए। सोमू का बगीचा सबसे सुंदर था, उसे पहला पुरस्कार मिला। सबने उसकी तारीफ की और कहा, मेहनत और लगन से हर काम संभव है, हर काम संभव है। सोमू बहुत खुश हुआ और औरों को भी बागवानी के लिए प्रेरित करने लगा। तो इस तरह से हमने गद्यांश को पढ़ा। तो प्रश्न कहता है, सोमू कहाँ रहता था? शहर में, गांव में, जंगल में, नगर में? तो सोनू कहाँ रहता था? गांव में। हमें प्रश्न दोबारा से गद्यांश को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसमें कि ये लिखा भी है, छोटे से गांव में सोमू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। खा प्रश्न कहता है, गांव में किस विषय पर प्रतियोगिता रखी गई थी? सबसे अच्छा चित्र, सबसे सुंदर बगीचा, सबसे लंबा भाषण, सबसे अच्छा खाना? तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही होगा, सबसे सुंदर बगीचा। ग ऑप्शन कहता है, सोमू को पुरस्कार क्यों मिला? ये क्वेश्चन पूछता है। पहला ऑप्शन है इसका, वह सबसे अच्छा गायक था। दूसरा ऑप्शन है, उसके बगीचे में पेड़ नहीं थे। तीसरा ऑप्शन है, उसका बगीचा सबसे सुंदर था। और चौथा, वह शिक्षक था। देखो, ये क्वेश्चंस के आंसर तो बिल्कुल आपको ऐसे होना चाहिए कि आपने गद्यांश को सिर्फ एक बार पढ़ा और आपके आंसर होने लगे। बिल्कुल भी टाइम नहीं गंवाना है इन चीज़ों में, और आपको पहली बार में ये ऑप्शन पढ़ते ही आंसर दिख जाने चाहिए। उसका बगीचा सबसे सुंदर था, जैसे कि हमने देखा। घास सोमू ने बगीचे की देखभाल कैसे की? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें डायरेक्ट लिखना है अपने हाथों से, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आइए, सोमू ने बगीचे की देखभाल कैसे की, ये पैसेज में देख लेते हैं, क्योंकि पैसेज से देखकर हमें लिखना होगा। इसका आंसर होगा हमारा, देखिए, देखभाल करता था। तो यहीं उसने अपने आंगन में तरह तरह के फूलों और सब्जियों के पौधे लगाए। सोमू रोज समय पर पानी देता, खरपतवार निकालता और पौधों की देखभाल करता। ये इस तरह से उस सोमू ने अपने बगीचे की देखभाल की। धीरे धीरे उसका बगीचा बहुत सुंदर और हरा भरा हो गया। तो ये इसका आंसर है। क्या मैं अलग से लिखवाना ज़रूरी समझूं? देखो, यहाँ से और यहाँ तक, ये इसका उत्तर हो गया। आपके घ का उत्तर हमने बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न, क ख ग घ अइया, इस गद्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस गद्यांश से हमें, सोमू रोज पौधे को पानी देता था। तो घ का आंसर लिख ही देते हैं। आइए, घ रोज पौधों को पानी देता था, खरपतवार निकालता था और
नियमित रूप से उनकी देखभाल करता था। ठीक है, ये आपका आंसर घ का हो गया। इसके बाद અહીંયા का इस गद्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस गद्यांश से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम मेहनत और लगन से हमें शिक्षा मिलती है कि हम और लगन से कोई काम करते तो कोई काम करें तो सफलता जरूर मिलती है, सफलता जरूर मिलती है। ये हमारा लास्ट ऑप्शन का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, जिसमें निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए, पद्यांश कहता है कि बूंदे गिरती धीरे धीरे धरती पर संगीत बिखरे, खेतों में हरियाली लाए सूखी मिट्टी भी मुस्काए, सूखी मिट्टी भी मुस्काए, बादल जब नभ में गरजते मन में कुछ भाव उमड़ते, कोयल गए मधुर तराना हर कोना हो जाए दीवाना, वर्षा रानी आई री संग अपने खुशियाँ लाई री। इसके साथ क्वेश्चन नंबर क, प्रश्न क पूछता है बूंदे गिरने से क्या प्रभाव होता है? तो बूंदे गिरने से गर्मी बढ़ती है, संगीत सुनाई देता है, खेत सूखते हैं या बादल उड़ते हैं। बूंदे गिरने से क्या प्रभाव पड़ता है? संगीत सुनाई देता है, खेतों में हरियाली लाए सूखी मिट्टी भी मुस्काए, बूंदे गिरती धीरे धीरे धरती पर संगीत बिखरे। ठीक है, धरती पर संगीत बिखेरे। देखो अब इससे क्या समझे आप, जब बूंद बरसती है तो टप टप होती है ना, तो एक अलग ही धुन वातावरण में फैल जाती है। जब बारिश का पानी टप टप पड़ता है तो एक अलग ही झरने जैसी आवाज़ आने लगती है, उसी को संगीत कहा है कवि ने। तो संगीत सुनाई देता है। खा पूछता है धरती पर संगीत बिखेरे का सही अर्थ क्या है? गीत गाना, मनोहर दृश्य होना, बूंदों की टप टप ध्वनि, वाद्य यंत्र बजाना। तो जैसे मैंने बताया, थर्ड ऑप्शन बूंदों की टप टप ध्वनि। ग ऑप्शन पूछ रहा है आपसे कवि ने वर्षा को किस रूप में संबोधित किया है? तो वर्षा को युद्ध की देवी, वर्षा रानी, माँ धरती और काली घटा। तो वर्षा रानी के रूप में संबोधित किया है। घा कविता में कौन सा पक्षी गाता है? तोता, कबूतर, कोयल, मयूर। तो घा ऑप्शन का सही थर्ड ऑप्शन आंसर है कोयल। देखो, कोयल गाए मधुर तराना, तो कोयल गाती है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर सही हो जाएगा, कोयल। तो प्रश्न ख पूछता है आपसे धरती पर संगीत बिखेरे का सही अर्थ क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि धरती पर संगीत बिखेरने से कवि का तात्पर्य ये है, जैसे ही बारिश बरसती है तो टप टप आवाज़ आती है, और बूंदों की टप टप को ही एक संगीत के नाम से संबोधित किया गया है। तो गीत गाना, मनोहर दृश्य होना, और थर्ड ऑप्शन है बूंदों की टप टप ध्वनि, तो बूंदों की टप टप ध्वनि। ग ऑप्शन पूछता है आपसे कविता में कौन सा पक्षी गाता है? ग पूछता है आपसे कवि ने वर्षा को किस रूप में संबोधित किया है? ऑप्शन 1 युद्ध की देवी, वर्षा रानी, माँ धरती या काली घटा। तो सेकंड ऑप्शन है वर्षा रानी, बिल्कुल सही है आपका। घ पूछता है कविता में कौन सा पक्षी गाता है? तो तोता, कबूतर, कोयल। तो ऑप्शन 3 कोयल गाती है। देखो कविता में लिखा भी है कि कोयल गाए मधुर तराना, इसी तरह से हमने अपना ऑप्शन थर्ड लगाया, कोयल। अय्या पूछता है इस कविता का प्रमुख भाव क्या है? तो चिंता, शौर्य, प्रेम या प्रकृति का सौंदर्य और उल्लास। तो हमारा आंसर होगा प्रकृति का शौर्य और उल्लास, ऑप्शन 4 ये इस कविता का प्रमुख भाव है। खंड खा की तरफ चलते हैं, व्यवहारिक व्याकरण। विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द होता है बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स, इंग्लिश में अगर कहें तो ऑपोजिट वर्ड्स और विलोम शब्द। अब आपको विलोम शब्द ऐसे याद रखना है जैसे मित्र, शत्रु, सुखी, दुखी, इस तरह से विलोम शब्द होते हैं। तो मित्र का लिखते हैं, आइए, मित्र का शत्रु का दुख, हार का जीत और जल्दी का देर। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पूछता है हमसे निम्न शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब जैसे हमने विलोम शब्द सीखा कि ऑपोजिट वर्ड होता है, वैसे ही पर्यायवाची समझिए। जिस शब्द का पर्यायवाची लिखना है मतलब कि एक ऐसा और शब्द जिसका बिल्कुल सेम मीनिंग हो। जैसे आकाश का गगन लिख सकते हैं हम, और नभ, आकाश का गगन लिख सकते हैं और नभ। और जल का हम नीर लिख सकते हैं, नीर जल एक ही बात हुई। तो इस तरह से एक ही मीनिंग हो जिन शब्दों की, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पानी, ठीक है, ये तीनों शब्द का मतलब एक ही है और इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही है। प्रश्न नंबर 5 पूछता है नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो नीचे जो आपके सामने मुहावरे लिखे हैं इनको वाक्य में प्रयोग करना है। नाक में दम करना, क्या कहता है? नाक में दम करना। जब कोई इंसान बहुत इरिटेट, परेशान कर देता है तो उसको कहते हैं नाक में दम कर देना। कोई भी कर सकता है नाक में दम, ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, इंसान ही करेगा। तो आइए इसका उदाहरण लिखते हैं। का अर्थ है बहुत
परेशान। और वाक्य होगा आपका गरम गरम समोसे देखकर मेरे मुंह में छोटे भाई ने इतनी शरारतें की कि मेरे नाक में दम कर दिया। कि मेरे नाक में दम कर दिया। ये आपने मुहावरे को सेंटेंस में यूज़ कर लिया। ठीक है, इसी के साथ खा का उत्तर लिखते हैं। मुंह में पानी भर आना, इसका अर्थ होता है स्वाद देखकर खाने की इच्छा होना। तो खा लिखते हैं अर्थ स्वाद देखकर खाने की इच्छा होना। ठीक है, अर्थ हो गया। और वाक्य आपका गरम गरम समोसे देखकर मुंह में पानी भर आया। ठीक है, ये आपका मुंह में पानी भर आया, ये आपका अर्थ के साथ वाक्य हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, खंड ग, जिसमें आपका पाठ्य पुस्तक के बारे में सवाल पूछे गए हैं। तो प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। जिसमें का पूछा गया है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने इस मिट्टी से तिलक करो ऐसे क्यों कहा। तो कवि ने इस मिट्टी से तिलक करो इसलिए कहा क्योंकि यह मिट्टी बलिदानों की प्रतीक है और देशभक्ति की भावना से भरी है। तो इसका आंसर लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हम लिखते हैं कि कवि ने इस मिट्टी से तो मैं पूरा आंसर लिख लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो हमने अपने सारे आंसर्स लिख लिए, सारे उत्तर को सही तरह से लिख लिया है, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं लिखता रहता और आप देखते रहते। अब मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। तो कवि ने इस मिट्टी से तिलक करो, देखो ये गलत लिखा, तिलक करो इसलिए कहा क्योंकि यह मिट्टी बलिदानों का प्रतीक है और देशभक्ति की भावना से भरी है। किससे भरी है? देशभक्ति की भावना से भरी है। आइए इसको देखते हैं। इसी के साथ प्रश्न नंबर ख, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की कविता के आधार पर बताइए कि भारत को बलिदान की धरती क्यों कहा गया। तो उत्तर ख में भारत को बलिदान की धरती इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। देखो, जब हम स्वतंत्र नहीं थे तो स्वतंत्रता के लिए हमारे लोगों ने, भारत के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति तक दी, मतलब अपनी जान तक देने के लिए वो तैयार थे। सिर्फ किस लिए? कि उनका देश स्वतंत्र हो जाए, और स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, इसीलिए भारत को बलिदान की धरती कहा गया है। तो आइए प्रश्न खा से ग पर चलते हैं। एक दौड़ ऐसी भी, पाठ के आधार पर बताइए कि वह छोटा लड़का दौड़ में क्यों गिर गया था। तो उत्तर ग कहता है कि वह छोटा लड़का दौड़ में इसलिए गिर गया था क्योंकि उसका संतुलन बिगड़ गया और वह अन्य बच्चों से छोटा भी था। तो संतुलन बिगड़ने और उसके छोटे होने के कारण वह दौड़ में गिर गया था। प्रश्न घ पर चलते हैं। घ कहता है एक दौड़ ऐसी भी, पाठ में इसी पाठ की बात हो रही है। एक दौड़ ऐसी भी पाठ के आधार पर बताइए कि सभी बच्चे आगे दौड़ने के बजाय पीछे क्यों लौट आए। तो सभी बच्चे आगे दौड़ने के बजाय पीछे क्यों लौट आए? क्योंकि सभी बच्चे पीछे लौट आए क्योंकि उन्होंने देखा कि एक बच्चा गिर गया है, वे उसकी मदद करना चाहते थे। इससे उनकी मानवीय भावना, देखो मैंने इतना आपको तेज़ लिखने के चक्कर में मानवीय भावना दिखती है, इसी से उनकी मानवीय भावना दिखती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अइया क ख ग घ अइया, डांडी और गोथा, पाठ के आधार पर बताइए कि गोथा किसे कहते हैं। तो गोथा उस गड्ढे को कहते हैं जहाँ से डांडी के लिए मिट्टी निकाली जाती है। ठीक है, जहाँ से मिट्टी निकाली जाती है, किसके लिए? डांडी के लिए। अपने प्रश्न 4 पर आते हैं। डांडी या गोथा खेल जीतने के लिए खिलाड़ियों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो डांडी या गोथा जीतने के लिए खिलाड़ियों को ध्यान रखना चाहिए कि वह समय समय पर पहुंचना, टीम भावना रखना और नियमों का पालन करना। इसके लिए किसके लिए ज़रूरी है? डांडी या गोथा जीतने के लिए। अगला खंड घ कहता है रचनात्मक लेखन में के प्रश्न 7 हमसे पूछा गया है, निम्न में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। तो किसी एक पर संवाद लिखना है। संवाद होता है दो लोगों के आपस में बातचीत। पहला क कहता है दुकानदार और ग्राहक के बीच पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक का उपयोग कम करने पर संवाद है। और अथवा आपको लिखना है पुस्तकालय में पुस्तक चुनते हुए 2 छात्रों के बीच संवाद। ठीक है, इनमें से किसी एक पर लिखना है। आइए लिखते हैं। खंड आपका घ, प्रश्न आपका 7वां।
और इस पे हम लिख रहे हैं संवाद। आइए पूरा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। किस किस के बारे में लिखना है? ग्राहक और दुकानदार। आइए पहले पूरा लिख लेते हैं। तो देखिए हमने अपना पूरा संवाद लिखा। पहले ग्राहक कहता है, आपको अपना संवाद खुद भी बना सकते हो, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। सोचो आप कि जब आप दुकान पर जाते हो तो आप सबसे पहले क्या कहते हैं? नमस्ते। तो इसी तरह से ग्राहक ने कहा, नमस्ते भैया, 1 किलो आटा देना। तो आटे की बात करते हुए 1 किलो आटा मांगते हुए उसने नमस्ते की और फिर अपना सामान मांगा। दुकानदार ने कहा, जी ये लीजिए। क्या आपके पास थैला है? दुकानदार ने ग्राहक से पूछा, क्या आप थैला लाए हैं? ग्राहक ने कहा, नहीं, आप प्लास्टिक में ही दे दीजिए। अब यही हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ होता है कि सामने वालों को ये कहना कि हाँ ठीक है, आप प्लास्टिक में दे दो जो आपके पास हो। दुकानदार ने कहा, माफ़ कीजिए, हम प्लास्टिक नहीं देते। इसी से वो चीज़ पता लगी कि किस पर बात होने जा रही है। दुकानदार ने कहा, इससे पर्यावरण को नुकसान होता है, इसलिए हम प्लास्टिक नहीं रखते। ग्राहक ने कहा, अच्छा किया आपने याद दिलाया। मतलब कि ग्राहक को भी इस बारे में पता तो था, लेकिन जाने अनजाने में वो प्लास्टिक मांग रहा था। फिर उसने कहा, अगली बार मैं अपना थैला ज़रूर लाऊंगा। दुकानदार ने कहा, धन्यवाद। ऐसे छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव लाते हैं। और इसी तरह से हमने पर्यावरण पर एक संवाद लिखा दुकानदार और ग्राहक के बीच। और आप लिखेंगे, पुस्तकालय में पुस्तक चुनते हुए 2 छात्रों के बीच संवाद। इस पर प्रैक्टिस करेंगे। और आपने लिखा या नहीं लिखा, इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। प्रश्न नंबर 8 कहता है, निम्न में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। क, मेरे सपनों का विद्यालय, और ख, स्वास्थ्य, जीवन और व्यायाम। तो आइए लिखते हैं अनुच्छेद। तो इसी के साथ हमने अपना अनुच्छेद लिख लिया। आइए इस पर डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि स्वास्थ्य जीवन के लिए हमें सही खान पान और व्यायाम की आदत डालनी चाहिए। तो स्वास्थ्य के लिए क्या आदत डालनी चाहिए? व्यायाम की आदत डालनी चाहिए। खान पान और व्यायाम की आदत। रोज़ सुबह टहलना, योग करना और सादा भोजन करना हमें कई बीमारियों से बचाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। तो जैसे आप स्वस्थ शरीर रखेंगे अपना, तो आपका स्वस्थ मन भी रहेगा। हमें जंक फूड से दूर रहना चाहिए और हर दिन थोड़ा समय व्यायाम के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। किसके लिए निकालना चाहिए? व्यायाम के लिए। इससे हम ऊर्जावान और खुश रह सकते हैं। तो ये है एक आपका छोटा अनुच्छेद, और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इसी में अपने अनुसार लंबा बड़ा कर सकते हैं। और ये आपके पेपर में आपको इफ़ेक्टिवली इसी पॉइंट के साथ आपको बताना है। आपको धीरे धीरे पॉइंट क्रिएट करने हैं और आगे बढ़ते रहना है। तो मिलते हैं। हमने लगभग क्वेश्चन पेपर पूरा सोल्व कर लिया। जी हाँ, क्वेश्चन पेपर पूरा सोल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके पेपर में आपको ये हेल्प करेगा। तो इसी तरह से पेपर करने हैं आपको, पेपर से पहले पेपर सोल्व करने हैं, और सबसे पहले आपको पेपर मिल जाए इसलिए सब्सक्राइब करके आप सबसे पहले बेल आइकन दबा दीजिए। अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दे करो, और अगर थोड़ी सी हेल्पफुल वीडियो लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के अगले पेपर में। तब तक के लिए बाय।